अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। और बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, जो किसी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग जिनके घर, गांव, इलाके सब कुछ जो है वो सैलाब की ज़द में है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जान है तो जहान है। बाकी साजो सामान जो है वो बेशक दुख तकलीफ़ होती है, लेकिन मसाइब, परेशानियाँ, आजमाइशें भी अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर ही डालता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं दोबारा बन सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं, लेकिन जानी नुकसान का अज़ाला नहीं होता। तो अल्लाह ताला तमाम फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो है उनके घरों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कम से कम जो है वो किसी का नुकसान हो, अव्वल तो यही दुआ है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें नुकसान होना लाज़मी होता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो सबके नुकसान का अज़ाला भी बहुत जल्द कर दे और बहुत अच्छे तरीके से कर दे। और वो लोग जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं, इन कुदरती आफ़ात की ज़द में आ गए हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र अता फ़रमाए। बेशक हर किसी ने एक दिन मरना है, लेकिन इस तरह से किसी का बिछड़ जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। तो यही दुआ है, सबके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दुखों पर मरहम रखे, उन्हें सब्र दे और उन्हें बेहतरीन नेमुल बदल से नवाजे। जिसका जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसकी भरपाई बहुत अच्छे अंदाज में कर दे। बस इंसानी जो नुकसान हो जाता है, जो रिश्तों का नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई नहीं होती। बाकी तो हर नुकसान का अज़ाला वक्त के साथ साथ हो जाता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब बखैर व आफ़ियत रहें और अल्लाह ताला उन्हें फिर से बखैर व आफ़ियत जो है उनके घरों में आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3। तख्त पर दराज चेहरा हाथ पर रखे राइमा को देख रही थी, जो मशीन की सफाई में मसरूफ़ थी। कल रात में ये सब जाने कब वापस आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज सारा दिन ज़रकाश भाई कहीं आते जाते भी दिखाई नहीं दिए। अभी रात में वो कहीं जा रहे थे कि मैंने देखा, चेहरे से ही लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अगर मैं ना पूछती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उनकी तबीयत ख़राब है। कैसे पता चलता? उनके घर में कोई हमें मुँह लगाने के काबिल ही कहाँ समझता है। वो तंज़िया लहजे में बोली। तुम उन सबको मुँह लगाने के काबिल समझती हो? राइमा ने उसे देखा। मेरी जूती भी मुँह ना लगाए। बस तो फिर शिकायत कैसी? आपकी मंतक मुझे समझ नहीं आती। उसने किलस कर राइमा को देखा। मेरी माँ यहाँ इसी कमरे में आखिरी सांसें ले रही थी और ऊपर सब इत्मीनान से मीठी नींद सो रहे थे। आप चाहती हैं मैं उनको मुँह लगाऊँ? मैं थूकूँ भी ना उनके मुँह पर। उसके भड़कते लहजे पर राइमा खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहीं। अब रख भी दें इस मनहूस मशीन को, दिन रात इसकी सेवा में लगी रहती हैं। राइमा की खामोशी ने उसे झल्ला कर रख दिया। बस अब लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। तुराज, अल्लाह का खौफ करो कुछ। सारा दिन तुम सो सो कर गुजारती हो, नमाज के लिए भी आलकसी दिखाती हो नींद के चक्कर में। मैं अब तुम्हारी शिकायत ज़रकाश भाई से करने वाली हूँ। शौक़ से करें, वो क्या कर लेंगे? उसने तल्ख लहजे में कहा। वो ये इरादा तो करें, मैं ही उनकी ऐसी पिटाई करूँगी कि मुँह छुपाकर यूरोप भाग जाएंगे। तौबा है तुमसे तो। राइमा खशमगी नज़रों से उसे देखती दरवाज़ा बंद करने बढ़ गई। वैसे क्या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी? कुछ देर बाद उसने पूछा। हाँ, मुझे तो उनके चेहरे से यही लग रहा था, मगर वो कह रहे थे कि अब बेहतर है। फ़र्श पर बिस्तर लगाती राइमा बोली। चलो अब आ जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। कुछ देर बाद वो कमरे में फैली तारीकी में पलकें झपक रही थी। राइमा यकीनन मामूल की तरह सोने से पहले दुआएं पढ़ने में मसरूफ़ थी। मेरा ख्याल है उनको यहाँ की आबो हवा रास आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। वो राइमा से तायीद मांग रही थी। हाँ शायद। राइमा के गनूदगी से पुर लहजे पर वो कुछ मुतमईन हो गई थी। राइमा की नींद गहरी होने तक उसे इंतज़ार करना था। जल्दी उसे थी भी नहीं। चुपके से मोबाइल फ़ोन साथ लेती वो साथ वाले कमरे में आ गई जहाँ तारीकी फैली हुई थी। सहन में खुलने वाली खिड़की को उसने एहतियात से खोला। बाहर की ठंडक चेहरे पर महसूस करते हुए उसने ज़रकाश का फ़ोन नंबर देखा। दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ी थी। उसने अब से पहले भी राइमा से छुपकर ऐसा कुछ नहीं किया था जो वो अब कर रही थी। तुराज, मैंने कॉल रिसीव कर ली है। उभरती भारी आवाज़ यकदम उसकी समात से टकराई। कुछ घबराहट में मुब्तला हो गई, मगर फ़ौरन ही उसने अपना एतमाद बहाल किया। आपको कैसे पता चला कि ये कॉल मैंने की है? क्योंकि राइमा इतनी रात में कॉल नहीं कर सकती। उसके संजीदा लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए चुप सी रह गई। पजिया के सामने कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सिर्फ आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए कॉल की है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुम इतनी देर तक जाग रही हो सिर्फ कॉल करने के लिए? बहुत अक्लमंद हो तुम।
زرکاش نے سنجیدگی سے اسے گھرکا۔ آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، بس سر درد کے ساتھ تھوڑا ٹیمپریچر ہوا اور بس۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ درمیان میں بولی۔ آپ کو محبت سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ کیا میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے؟ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو دراج، وہ بولا۔ دراج چند لمحوں تک خاموش رہی اور پھر خاموشی سے کال منقطع کر گئی۔ واپس اپنی جگہ پر آتی وہ کافی دیر تک جاگتی رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید زرکاش کال کر کے اسے یوں خاموشی سے فون بند کر دینے کی وجہ پوچھے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شام گہری ہو رہی تھی جب اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا۔ سامنے ہی صحن میں وہ رائما سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ فوراً ہی سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جسے کاٹنے وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف زرکاش نے کچھ محسوس کیا تھا، اسی لیے وہ نہ چاہنے کے باوجود کچن کی کھڑکی کی سمت بڑھ آیا۔ میں نے سنا ہے تم میری پٹائی کرنے والی ہو۔ مسکراتی نظروں سے زرکاش نے اسے دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سبزی کاٹتی رہی، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں، تمہارا پورا ارادہ ہے مجھے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کرنے کا۔ مزید کہتے ہوئے وہ چند لمحوں تک اس کا منتظر رہا، مگر دراج کان بند کیے مصروف رہی۔ زرکاش نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کے موڈ کے بارے میں رائما سے جیسے پوچھا، مگر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسا دور آ چکا ہے، انسان سے زیادہ سبزیوں کی ویلیو ہو گئی ہے۔ واپس جاتے ہوئے وہ افسردگی سے رائما سے مخاطب ہوا، مگر اگلے ہی پل کچن سے ابھرتی بلند کراہ پر وہ رکا اور سرعت سے رائما کے پیچھے ہی کچن کی طرف آیا۔ دراج کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر رائما پریشان ہو اٹھی، جبکہ زرکاش کی نظروں میں فرش پر گری خون آلود چھری آ گئی تھی۔ دراج تمہارے ہاتھ پر کٹ لگا ہے، دکھاؤ مجھے۔ زرکاش نے چاہا تھا کہ اس کی پشت پر چھپائے ہوئے ہاتھ کو دیکھے، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیر کی طرح کچن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زرکاش سرعت سے اس کے پیچھے آیا، جبکہ رائما دہل کر چیخ اٹھی تھی، خون کے گہرے نشان فرش پر دیکھ کر جو کمرے تک جا رہے تھے۔ دراج یہ کیا حرکت ہے؟ انتہائی سخت لہجے میں بولتا وہ اس تک پہنچا جو ہاتھ پشت پر کیے دیوار سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈھٹائی سے مسلسل مزاحمت کرتی وہ اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، جس کا ہاتھ اس کی خون آلود کلائی تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بھل بھل بہتے خون سے زرکاش کا ہاتھ تربتر ہو گیا تھا، ہوش اڑ گئے تھے۔ سرعت سے اس نے دراج کو سنبھالا جو غشی کی حالت میں اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اسے بازو میں سنبھالتے ہوئے زرکاش نے اسے تخت پر لٹایا اور اس کا وہی دوپٹہ تیزی سے اس کی کلائی کے زخم پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ رائما اپنی آواز بند کرو، کسی قسم کا شور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کچھ نہیں ہوا، جلدی سے پانی لے کر آؤ، اسے ہوش میں رکھنا ہے۔ زرکاش کی تاکید پر اپنے سسکیوں کو ضبط کرتی رائما بدحواسی میں پانی لینے دوڑی۔ خون کے مسلسل بہنے کی وجہ سے کمزوری کے باعث اس کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ زرکاش کی یہی کوشش تھی وہ اسے مکمل حواسوں میں اسپتال لے جائے، اس کی کلائی کے زخم کو صرف حادثہ قرار دیا جائے گا، اسے مکمل یقین نہیں تھا۔ پانی کا گلاس دراج کے لبوں سے لگاتی رائما شدید فکر انگیز نظروں سے زرکاش کو ہی دیکھ رہی تھی، جو بہت عجلت میں فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ یہ شکر تھا کہ اپنے پیروں پر چل کر باہر گاڑی تک آئی تھی۔ زرکاش نے سختی سے رائما کو تاکید کی تھی کہ کسی کو اس سب کی خبر نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ رائما خود بہت محتاط تھی۔ دراج کی خیریت سے واپسی کے ساتھ دعا بھی کر رہی تھی کہ دراج کو زرکاش اپنی گاڑی میں اسپتال لے گیا ہے، یہ بات اس کے گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس فکر کے ساتھ ساتھ وہ اس الجھن میں بھی تھی کہ چھری دراج کی کلائی تک کیسے پہنچی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت گزرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی ہیں، البتہ ارد گرد جائزہ لیتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسپتال کے کمرے میں ہے۔ نیم و آنکھوں سے وہ بیڈ کے قریب سٹینڈ پر لٹکی ڈرپ کی بوتل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر تھی۔ ڈرائیو کرتا زرکاش مسلسل اس سے باتیں کرتا اسے ہوش میں رہنے اور اپنی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش میں تھا، مگر کوئی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ زرکاش کی آواز آہستہ آہستہ دور جاتی سنائی دی، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ ہاتھ کو حرکت دیے بغیر اس نے کلائی پر بندھی بینڈیج کو دیکھا، اس ہاتھ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تبھی وہ بیڈ کے قریب آتی اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی جو چہرے پر مہربان مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس موجود تھا۔ زرکاش میرے شوہر کے قریبی دوست ہیں، بلکہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، اس کی سوالیہ نظروں پر عورت نے بتایا۔ تمہاری ڈرپ ختم ہو جائے اور ڈاکٹر چیک کر لیں تمہیں تو میں مشرف کو فون کر دوں گی، وہ یہاں آ جائیں گے۔ تم تھوڑا سا اٹھ جاؤ تاکہ یہ جوس پی سکو۔ اس کے سر کے نیچے رکھا تکیہ اونچا کرتی وہ عورت بولی۔ دراج کا حلق خشک ہو رہا تھا، لہٰذا بغیر کسی توقف کے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس دوران وہ عورت بغور اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ کون سا اسپتال ہے؟ اس نے گلاس واپس اس عورت کو دیتے ہوئے پوچھا۔ یہ پرائیویٹ کلینک ہے، یہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ میری کزن ہیں،
میرا گھر قریب میں ہی ہے، اس لیے زرکاش کے فون پر میں پہلے ہی یہاں آ گئی تھی، اور زیادہ اچھا ہوا کیونکہ تم بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ زرکاش تمہیں نہیں سنبھال سکتے تھے۔ عورت کے تفصیل بتانے پر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ دوبارہ یہاں چیک اپ کے لیے تو تمہیں آنا ہوگا، میرے گھر لازمی آنا۔ میں زرکاش سے بھی کہوں گی کہ تمہیں ساتھ لے کر گھر آئیں۔ اس کے لیے سیب کاٹتی وہ عورت مستقل بول رہی تھی، جبکہ غائب دماغی سے اس عورت کو سنتی وہ رائمہ کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں رات کے 8 بج رہے تھے۔ مزید آدھا گھنٹہ تھا ٹرپ کے ختم ہونے میں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ زرکاش کے دوست کی بیوی کے ہمراہ کلینک سے باہر آئی تو زرکاش اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ تو کسی سے نظر تک نہیں ملا سکی تھی۔ اسے خدشہ تھا، مگر زرکاش نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی طبیعت کے بارے میں راستے بھر سوال کرتا رہا تھا۔ گیٹ پر رائمہ منتظر ملی تھی۔ اس کے حد درجہ پریشان چہرے نے دراج کو بے تحاشا شرمندہ کر دیا تھا، مگر وہ بھی بس اس کی طبیعت اور خیریت کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ دراج کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ زرکاش نے پہلے ہی رائمہ کو یہ تاکید کر دی تھی کہ دراج سے کوئی باز پرس نہ کرے۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ دراج نے جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ جھوٹ اسے رائمہ سے بولنا پڑا تھا کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ حقیقت میں تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ سرخ چھل ملاتے دوپٹے میں وہ گٹھڑی بنی بازوؤں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک تعلق میں وہ بندھ چکی تھی، وہ تعلق کہ جس کے قائم ہونے کے باوجود اس کے دل کی دنیا میں کوئی خوشگوار دل افروز احساسات نہیں جاگے تھے۔ ہر سمت سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے کسی فیصلے میں نہ پہلے اس کا اختیار تھا اور نہ اب آگے اسے کوئی اختیار ملنے والا تھا۔ وہ ایک بے جان کٹ پتلی تھی جسے کوئی بھی اپنی مرضی کے رخ پر لے جا سکتا تھا۔ رجاب، راسب کی آواز پر اس کی گھٹی سسکیاں اور بلند ہونے لگی تھیں۔ دوسری جانب نم آنکھوں سے اسے دیکھتی نیدا اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی تو نہ کر سکی تھی۔ رجاب، تم میری بہن نہیں، میری اولاد ہو۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی سمیٹنا چاہتا ہے۔ اپنی اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اسے کچھ عزیز نہیں ہوتا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ بول رہے تھے، میں نے جو بھی کیا تمہارے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کیا۔ تم میرے پاس میرے ماں باپ کی امانت ہو، قیمتی متاع ہو۔ میں جانتا ہوں کیا تمہارے قابل ہے، کون تمہارا زیادہ حقدار ہے۔ ابھی تمہیں یہ سب سمجھ نہیں آئے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے لیے یہی سب بہتر تھا۔ جو ہوا ہے تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، تم اسی گھر میں ہو، کوئی تمہیں یہاں سے کہیں جانے پر مجبور نہیں کر رہا۔ تم نے میری فرما برداری کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف میں تمہیں اس گھر سے رخصت کرنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ تمہیں اپنے آقا جان پر اتنا اعتبار تو ہونا چاہیے۔ آج تم نے میرا مان رکھا ہے، آج کے بعد میری مرضی وہی ہوگی جو تمہاری ہوگی۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ بس تم اس طرح رو کر مجھے میری نظروں میں شرمندہ مت کرو۔ راسب کے التجائی لہجے پر وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ سرد ہواؤں کی سرسراہٹوں میں چند پل مزید خاموشی سے سرک گئے تھے۔ پول سے ٹیک لگائے وہ سر جھکائے بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ تیز روشنی میں اس کے چمکتے بال کچھ اور زیادہ سنہری دکھائی دے رہے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ تم زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ مدھم لہجے میں پوچھتی وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے زیادہ قابل رحم زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھ سے زیادہ رحم کے قابل تو تم ہو۔ میری زندگی جس راستے پر چل رہی ہے میں نہیں جانتی میں کہاں پہنچوں گی، مگر تم جس راہ پر چل رہے ہو صاف نظر آتا ہے کہ یہ راہ تمہیں کھائی کے دہانے پر لے جائے گی۔ پھر کیوں تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ تم عقل و شعور سے محروم کوئی جانور نہیں، ایک سمجھدار انسان ہو۔ مجھے پورا یقین ہے تم کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تم کیوں یہ سب کچھ بھول چکے ہو؟ میں سب جانتا ہوں کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سر جھکائے وہ کمزور آواز میں بولا، اپنی زندگی میں موجود واحد شے کو زندہ رکھنے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ زندگی کے 17 سال میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سکون اور بے شمار خوشیوں کے درمیان گزارے تھے، مگر پھر اچانک جیسے کسی نے مجھے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پاپا کے ایکسیڈنٹ نے مجھے زندگی کا ایک بھیانک رخ دکھایا۔ کئی دن تک وہ کوما کی حالت میں رہے، اور جب کوما سے باہر نکلے تو بالکل معذور ہو چکے تھے۔ ان کے بہتر علاج کے لیے ماما نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی زیور تک نہیں بچا کہ جسے فروخت کر کے وہ روپے حاصل کرتی۔ ایک ایک کر کے سب رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے۔ پاپا کا علاج جاری رکھنے کے لیے ماما نے ہمارا گھر گروی رکھوایا۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نوکریاں شروع کر دیں، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوا۔ ساکت بیٹھی وہ بغور اسے سن رہی تھی۔
मैं और मामा सर तोड़ कोशिश करते रहे पापा को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की, मगर पापा हिम्मत हार चुके थे। बहुत अजियत बर्दाश्त कर रहे थे वो। एक दिन फिर क़यामत आ गई। उनकी सांसों ने ही उनका साथ देने से इनकार कर दिया। अपनी खाली आंखों में वो मेरा और मामा का चेहरा कैद किए हमेशा के लिए आंखें बंद कर गए। मेरे और मामा के लिए हर सिमत में तारीकी रह गई थी। मामा टूट चुकी थी। वो जिंदा थी मगर ज़िंदगी नज़र नहीं आती थी। सर पर कर्ज का बोझ उठाए मुझे मामा के साथ अपने घर से निकलना पड़ा था। वो घर जिसे पापा ने मेरे और मामा के लिए अनथक मेहनत से बनवाया था। नम आंखों से वो उसे देख रही थी, जिसके होंठ लरस रहे थे, नज़र झुकी हुई थी, आवाज़ घुट रही थी, मगर वो बोल रहा था। ज़िंदगी बहुत बदसूरत हो चुकी थी, मगर ज़िंदा तो रहना था। मुझे अपनी माँ का सहारा बनना था। हिम्मत जमा करके मैंने काम के साथ कोई अच्छी जॉब भी तलाश करना शुरू कर दी, ताकि कर्ज का बोझ कुछ तो कम हो जाए। मगर मेरे पास ना तो कोई डिग्री थी, ना कोई तजर्बा। मेरी भूख, प्यास, नींद सब कुछ ख़त्म हो चुका था। यही सोच तंग करती कि कैसे कर्ज उतारूँगा, किस तरह अपना घर वापस हासिल करूँगा। इन फिक्रों में मैं ये भी नहीं जान सका कि अंदर ही अंदर घुटती मामा किस नासूर मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। और जब मालूम हुआ तो मेरे पैरों तले ज़मीन भी ना रही थी। एक ही जुनून सर पर सवार हो चुका था कि अपने बाप के बाद मुझे अपनी माँ को किसी कीमत पर नहीं खोना। मामा के इलाज के लिए भी मुझे एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी, जो मैं दिन रात भी छोटे छोटे काम करके हासिल नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे पास कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं था। मेरी आंखों के सामने बस मेरी माँ का चेहरा था। कोई नहीं जान सकता था कि इस राह को मुंतखब करते हुए मुझे किस अज़ियत से गुजरना पड़ा था, और अब तो इस अज़ियत की आदत हो चुकी है। चंद घंटों में मुझे हज़ारों रुपए हासिल हो जाते हैं। उसके बाद मैं इंसानियत के दर्जे से गिरकर किसी खाई में गिरूं या जहन्नुम में, ये चीज़ मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। मेरे लिए ये अहम है कि मेरी माँ एक बेहतरीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वो इस इंतज़ार में भी हैं कि मैं कब अपना घर वापस हासिल करके उनको अपने साथ उस घर में ले जाऊँगा। मैंने अगर ये काम छोड़ दिया तो जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और मैं भी। उसके खामोश होने पर वो फौरी तौर पर कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। तुम्हारा सारा कर्ज अदा हो गया? हाँ, बस अब कुछ अरसे में मैं अपना घर भी वापस ले लूँगा। अभी मामा के इलाज के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत है। उनके सेहतयाब होने के बाद मैं ये सब छोड़कर कोई बाइज़्ज़त काम शुरू करूँगा। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तुम इस भंवर से निकल आओ। वो मध्यम लहजे में बोलती उसके सामने से उठी। नाम क्या है तुम्हारा? वो पूछ रही थी। अर्श। एक पल को रुक कर वो बोला। अर्श, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन वापस उन्हीं ऊंचाइयों तक जाओगे जिस ऊंचाई और बुलंदी पर अर्श को अल्लाह ने रखा है, पुरयकीन लहजे में उसने कहा, जबकि वो खामोश नज़रों से वहाँ से जाता देखता रहा था। बेआवाज़ कदमों से चलती वो कमरे से बाहर निकली थी। रात का सन्नाटा और तारीकी सहन में छाई हुई थी, मगर आसमान पर अधूरे चाँद की मध्यम रोशनी में ये तारीकी गहरी नहीं थी। किचन के पास खड़ी वो उसे देख रही थी, जो सीढ़ियाँ तय करता नीचे आ रहा था। दुराज की वहाँ मौजूदगी की उसे खबर हो चुकी थी। मेरा मैसेज देखा था तुमने? उसके सवाल पर वो खामोश रही। जाहिर है, जभी तो वो रात के इस पहर उसके सामने थी। मेरा इस वक्त यहाँ आना किसी हद तक ख़तरनाक है, ये तुम भी जानती हो, मगर मुझे यहाँ आना पड़ा है। जो बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो फ़ोन पर या राइमा के सामने नहीं हो सकती थी। सरकाश की आवाज़ बहुत हल्की थी। तुम जानती हो कल क्या कर चुकी हो तुम? उसने सवाल किया। मुझे फ़ौरन जवाब चाहिए, किस वजह से वो हरकत की तुमने? उसकी मध्यम लहजे में सख्ती दर आई। फ़ोन पर आपके लहजे की बेजारी ने मेरा दिल तोड़ दिया था। आपने कहा था आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। जो इंसान आपके लिए मोहब्बत में पागल हो, उसके लिए आपके लहजे में ज़रा सी मोहब्बत भी नहीं घुल सकती थी। दुराज का लहजा भीगा हुआ था। तारीकी इतनी ना थी कि ज़रकाश को उसके आंसू दिखाई ना देते। सिर्फ मेरी आवाज़ से तुमने सारे अंदाज़े लगा लिए और इस हद तक चली गई। ज़रकाश के लहजे में गुस्सा दर आया। तुमने मुझे खौफज़दा कर दिया है दुराज। ये सब मत करो, अल्लाह के लिए। अगर तुम्हें मेरी परवाह है, खुद पर नहीं तो कम अज़ कम राइमा पर रहम करो। तुम्हारी तरह उसके दिल में भी अपनी माँ की जुदाई का ज़ख्म ताज़ा है। कल अगर अमान और उसकी बीवी मेरी मदद ना करते तो मैं कहाँ लेकर भागता तुम्हें? कोई डॉक्टर तुम्हें हाथ नहीं लगाता। ये सीधा सीधा सुसाइड केस बन सकता था। गुस्से को ज़ब्त करने के लिए वो चंद लम्हे चुप रहा, मगर दुराज की सिसकियों से गुस्सा ज़ब्त करने से रोक रही थी। दुराज, समझने की कोशिश करो। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारी मोहब्बत की मैं इज़्ज़त करता हूँ। तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारी तरह टीनेजर नहीं हूँ। 35 साल का एक मैच्योर मर्द हूँ। इस घर में मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। आजिज़ आ जाने वाले अंदाज में बोलता हुआ यकदम रुका। घुटी घुटी आवाज़ में रोते हुए दुराज ने अपने हाथ उसके चेहरे के गिर्द रख दिए थे। ज़रकाश के दिल को जैसे कुछ हुआ था। दुराज, तुमने बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मुझे।
तुम्हारे लिए अपनी सोच, अपनी नज़र को बदलने के लिए चंद दिन बहुत कम है। मुझे वक्त चाहिए। जिससे मोहब्बत होती है उसे परेशान नहीं किया जाता। मुझसे नाराज़गी का इजहार करो, मुझ पर गुस्सा करो, मगर खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। वो इल्तिजाई लहजे में उसे समझा रहा था, जो उसके चेहरे उसकी गर्दन को बार बार छूती बस रोए जा रही थी। पागलों की तरह उसे देखे जा रही थी। जरकाश जैसे हार गया था। धीरे से वो उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले चुका था। मैं जानता हूँ, सब समझ रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे एहसासात और जज्बात की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कभी तुमसे बेजार नहीं हो सकता, कभी ऐसा मत सोचना। मध्यम आवाज़ में वो उससे मुखातिब था, जो आंसुओं से उसका गिरेबान भिगो रही थी। अपना ख्याल रखो, खुश रहा करो, ताकि रायमा तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाए। धीरे से उसे अलग करते हुए वो बोला, कल मौका मिला तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर रायमा को अभी इस बात की खबर ना हो। ये बात अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मैं अब जाता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। शब्बा खैर। उसका बाजू थामकर कमरे की सिमत बढ़ाता वो खुद भी तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे पर रुकी वो तब तक उसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। सुबह बेदार होने के बाद से ही वो बहुत संजीदगी से उन बातों पर गौर करती रही थी जो जरकाश ने की थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि ये बचकाना किस्म की हरकतें उसे नहीं करनी चाहिए। उसे मेच्योर्ड और मामला फ़हम होना पड़ेगा। बुर्दबारी के साथ ही वो मामलात को अपने हक़ में कर सकती थी। उसे जरकाश के दिल में उसकी ज़िंदगी में जगह बनानी है। उसने सोच लिया था कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो जरकाश को उससे मुतनफ़र कर दे। चाय का पहला सिप लेते हुए उसने नीचे आते जरकाश को देखा। तख्त के किनारे बैठी वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी, जो उसी जानिब आता हैरत से उसे देख रहा था। तो राज, तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो, फिर बारह क्यों बजाए रखती हो चेहरे पर? उसके हैरान लहजे पर दुराज की मुस्कुराहट गहरी हुई। चाय लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे। बोलते हुए जरकाश ने उसके हाथ से मग ले लिया। बैंडेज के लिए गई थी? नहीं, कल जाना है, बजिया के साथ जाऊंगी। रायमा ने मुझे मना कर दिया, वरना मैं तुम्हें ले जाता। तुम रायमा से पूछ लो तो चलना मेरे साथ ही। नहीं, बजिया और मैं चले जाएंगे। आपको कोई बात करनी थी मुझसे, उसने याद दिलाया। रायमा कहाँ है? पूछते हुए जरकाश ने किचन की जानिब भी नज़र डाली। वो पड़ोस में गई हैं, अपनी दोस्त के पास, कुछ देर लगेगी उनको वहाँ, उसने बताया। सबको एक घर पसंद आ गया है। खड़े खड़े ही चाय के सिप लेता वो बता रहा था। बड़े मामू के घर के साथ ही वो घर है, इसलिए अम्मी को अब वहीं जाना है। आप वही घर खरीदेंगे? संजीदा नज़रों से दुराज ने उसे देखा। हाँ, क्योंकि सब यही चाहते हैं। बोलते हुए वो कुछ फासले पर तख्त के किनारे पर बैठ गया। अम्मी जल्द से जल्द शिफ्ट करना चाहती हैं। शीज़ा की शादी वो नए घर से ही करेंगी। आपने कहा था आप इस घर को फ़रोख्त नहीं करेंगे। दुराज का चेहरा उतरा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, वो बोला। मैं तुम्हें और रायमा को इस घर में तनहा नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके रायमा की शादी हो जाए। बजिया की शादी? दुराज ने हैरत से उसे देखा। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ऐसा मुमकिन है। जरकाश ने उसकी आंखों में उभरते तजस्सुस को देखा। इत्तफाक से इस बारे में मैंने अमान और रबिया भाभी के सामने बात की थी। पता चला कि रबिया भाभी अमान के भाई के लिए लड़की की तलाश में हैं। क्लिनिक में वो तुम्हारे साथ थी। उन्होंने रायमा के बारे में बात की तुमसे कोई? हाँ, बस नॉर्मल बात ही की थी। मुझे लगा वो ऐसे ही पूछ रही हैं। उन्होंने तुम्हें अपने घर आने की दावत भी दी? जरकाश के सवाल पर उसने इस्बात में सर हिलाया। तो फिर कल ऐसा करो, क्लिनिक पहुंचकर मुझे एक कॉल कर देना। मैं वहां आ जाऊंगा और तुम दोनों को अमान की तरफ ले जाऊंगा। रायमा के वहां जाने का जो मकसद है उसे बिल्कुल मत बताना, वरना वो वहां जाने के लिए राज़ी नहीं होगी। फिर जो भी होगा मैं बाद में खुद रायमा से बात करूँगा, समझी तुम? जी हाँ। वो गायब दिमागी से बोलती रायमा की तरफ मतवज्जा हुई थी, जिसकी आमद हो गई थी। कल के लिए वो बहुत पुरजोश हो गई थी। रात में जब रायमा कपड़े सीने में मसरूफ़ थी तो वो चुपके से दूसरे कमरे में रायमा के लिए एक अच्छे लिबास को मुंतखब करती प्रेस करने बैठ गई थी। तो राज, ये तुम क्या कर रही हो? पहले ही तुम्हारा हाथ ज़ख्मी है। मैं सुबह प्रेस कर लूँगी, उठो तुम यहाँ से। मैं फ़ारिग बैठी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी प्रेस। अब इतना ज़ख्मी भी नहीं मेरा हाथ। और आप कल ये ड्रेस पहनेंगी। कासनी रंग बहुत सूट करता है आप पर। और कल ज़रा अच्छे से तैयार होकर चलिएगा। घर में तो हाल से बेहाल रहती हैं आप। बात सुनो, जरकाश भाई के दोस्त की बेगम तुम्हें अपने घर आने की दावत दे गई थी। तुम हार सिंगार करके जाओ। मैं तो बिन बुलाई मेहमान बनकर जा रही हूँ, रायमा ने उसे जताया। अच्छा, आप जाकर अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। दुराज ने बात ही ख़त्म कर दी थी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। उसने बाहर जाती रायमा को देखा। जरकाश ने रायमा के लिए जो सोचा था उसके लिए वो बहुत खुश थी। रबिया की खुश मिजाजी और नरम लहजा उसे अच्छा लगा था। उसे यकीन था कि वो रायमा से मिलकर खुश होंगी। रायमा सुघड़ थी, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है, बहुत खूबियाँ थी उसमें। उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और उसे अपनी बहन पर फ़ख्र था।
दूसरे दिन वो बड़ी बेचैनी से क्लिनिक तक पहुंचने के इंतज़ार में थी। रायमा के हमरा घर से निकलते हुए उसने ज़रकाश को इतला दे दी थी। जिस वक्त वो दोनों क्लिनिक से फारिग होकर बाहर निकली, ज़रकाश उन दोनों का मुंतज़िर था। रबिया ने बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया था। ज़रकाश ने उन दोनों का तारुफ अमान से भी करवाया था। पुरकशिश शख्सियत के हामिल सांवले सलोने सोबर से असद उसे पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे। अगर इस मामले को आगे बढ़ना है तो वो मुतमईन थी कि रायमा के लिए असद परफेक्ट है। रायमा तो रबिया से बातों में मगन रही, मगर वो मुस्तकिल नज़र बचाकर असद का जायज़ा ही लेती रही थी। देखो ज़रा आईने में कितनी प्यारी लग रही हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी चेहरे पर ले आओ तो कितना अच्छा हो। निदा ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा, जो पेशानी पर बल डाले बिल्कुल चुप थी। हिजाब, तुम्हें अभी इस सच्चाई को कबूल करना होगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाजिक बहुत अच्छा है, बहुत खुश है तुमसे इस ताल्लुक़ पर। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है और मोहब्बत करने वालों की कदर की जाती है। निदा ने नरम लहजे में समझाया। भाभी, आप उनको बता दें कि मैं उनके साथ इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहती। वो शदीद नागवारी से बोली। मैं उसे नहीं रोक सकती, वो अब तुम्हारा शौहर है। तो इसका क्या मतलब? रात में उनके साथ सैर सपाटे करूं, होटलिंग करूं, सारी दुनिया को ये बताऊं कि 2 दिन पहले इस शख्स से मेरा निकाह हुआ है और आज इसके साथ साथ मैं भी सारी शर्मो हया भूल चुकी हूँ। वो हत्ते से उखड़ी थी। अगर वो हम सब की इजाज़त से एक बार तुम्हें साथ बाहर खाने पर ले जाना चाहता है तो क्या बुराई है? उसे मना भी तो नहीं किया जा सकता। और तुम्हारी नाराज़गी अपने भाई से है। हाजिक पर गुस्सा मत उतारो। उसे किसी भी बात या हरकत से ये मत बावर करवाना कि तुम उसके साथ निकाह पर खुश नहीं थी। मैं अब भी खुश नहीं हूँ। उनको जो भी सोचना है वो सोचें, मगर मैं उनसे ना बात करूँगी ना करना चाहती हूँ। वो हठ धर्मी से फैसला सुना गई थी। गिरने वाले अंदाज में गेट से बाहर निकलती वो अंधाधुंध भागती उसकी सिमत आ रही थी, जो हैरान नज़रों से उसके पीछे आते मरियल शख्स को देख रहा था। मुझे इस जानवर से बचाओ। उसके अकब में आती वो चीखी थी, जबकि अर्श की नज़रें मरियल शख्स पर ही थी, जो मोटी सी लकड़ी उठाए भागता हुआ उस तरफ आया था। मगर दरमियान में आते अर्श के एक ही झटके पर वापसी से हटता चला गया था। इतनी फ़िक्र है इसकी तो ले जा इसे, मगर मैं पूरी कीमत वसूल करूँगा, बताए देता हूँ। संभलते ही वो शख्स ललकारा। कहाँ भेज रहा है इसके साथ? अपने बाप के बागीचे में? अर्श के अकब से वो गुर्राई। जायदाद नहीं हूँ तेरी के बेच कर कीमत वसूल करेगा। बेगैरत भाई के नाम पर तू धब्बा है, लानत है तुझ पर। आज तो नहीं बचेगी मेरे हाथों से। मरियल शख्स ने बेकाबू होकर झपटना चाहा था कि अर्श ने सरत से रोककर उससे लकड़ी छीन ली। सीधे सीधे बोल, मतलब की बात पर आ जा। मुद्दा क्या है यहाँ? अब अगर कोई हंगामा खड़ा किया तो घुमाकर ये लकड़ी सर पर दे मारूंगा, बगैर नशे की मदहोश हो जाएगा। अर्श ने सख्ती से उसे घुरका। इससे क्या पूछ रहे हो? इसके पास एक ही मतलब है जिसके लिए ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाता है। वो दरमियान में भड़की। ज़्यादा बकबक ना कर, पैसे देती है और उठाकर ले जाऊं तेरी सिलाई मशीन। उस शख्स के धमकाने पर वो चील की तरह उस पर झपटी, मगर मरियल शख्स उसे परे धकेल गया था। जाने कब मेरी जान तुझसे छूटेगी। कोई गाड़ी भी नहीं कुचलती तुझ जैसे नाकारा बेगैरत इंसान को। बुरी तरह तिल मिलाती हुई वो चादर की गिरा से रुपया निकालकर उसके मुंह पर मार चुकी थी। जब ये पैसे देने ही थे तो पहले दे देती। दौड़ा दौड़ा कर अधमुआ कर दिया। अब घर चलकर मुझे कुछ खाने के लिए दे। रुपया जेब में उड़सता मरियल शख्स उसे हुक्म दे रहा था। इधर आ, तुझे दूँ खाना। भिन्नाकर अर्श से लकड़ी छीनी वो उसकी तरफ बढ़ी थी, जो वहाँ से भागता चला गया था, जबकि अर्श की हंसी बेसाख्ता थी। खूंखार तासुरात के साथ अर्श की तरफ पलटते हुए उसने उसे मारने के लिए लकड़ी उठाई, मगर वो फ़ौरन पीछे हटा था। हंस लो, दिल खोल के, मेरे बाप की बारात आई है। उसके हंसते चेहरे को देखकर वो मज़ीद भड़की और फिर लकड़ी एक तरफ फेंकती पोल के साथ लगकर बैठ गई, मगर अर्श की हंसी उसको देखकर मज़ीद बढ़ रही थी। तुम अगर और मुझ पर हंसे तो मैं पत्थर मारकर भेजा उड़ा दूंगी। वो फिर भी ना उठी थी, जबकि अर्श बमुश्किल जब्त करता उसके सामने पंजों के बल आ बैठा। दरअसल मुझे बार बार वो मंजर याद आ रहा है जब वो 1.5 बरसली का पहलवान लकड़ी उठाए तुम्हारे पीछे भागता हुआ आ रहा था। अर्श के मुस्कुराते लहजे पर वो नागवारी से सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी। पता है मेरी माँ भी गुस्से में बहुत प्यारी लगती है। मुस्कुराती नज़रों से अर्श ने उसके लाल भभूका चेहरे को देखा। और इस वक्त तू मुझे बिल्कुल मेरी मामा जैसी लग रही है। तो क्या करूं? तुम्हारा सर गोद में रखकर थपकियां दूं, सुला दूं अपनी नींद? वो खा जाने वाली अंदाज में बोली। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अर्श ने सरत से उठकर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर वो पहले ही करंट खाकर उठती दूर हुई। ये गलत है, अब तुम भाग क्यों रही हो? अर्श ने तेज़ी से उसकी चादर का कोना पकड़ा। दूर हट सनकी कहीं के। एक झटके से चादर छुड़ाती वो सड़क की तरफ भागी, जबकि उसकी बदहवासी पर अर्श एक बार फिर बेसाख्ता हंसता चला गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि यह सरासर तुम्हारा फ़ैसला है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मुझे मेरी नज़रों में ऊंचा कर दिया।
मैं कभी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। संजीदा लहजे में वो रायमा से मुखातिब था जो सर झुकाए बैठी थी। दुराज से पता चला कि तुम्हें जल्दी पर एतराज़ है, मगर वक्त बढ़वाने की कोई वजह भी तो नहीं। ये बात सभी जानते हैं कि तुम दोनों को एक गहरे सदमे से गुजरे ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, इसलिए सब कुछ सादगी से हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हें दुराज की ज़्यादा फिक्र है, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है। इसे अभी पढ़ना है, दुनिया देखनी है। मेरी मौजूदगी में तुम इसकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहो, बस अपने बारे में सोचो। उसे ताकीद करके वो खामोश हुआ और फिर दुराज को बाहर आने का इशारा देता कमरे से निकल आया। दुराज, हमारे पास दिन बहुत कम है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि कल से ही रायमा के लिए कपड़े वगैरह जो भी हैं उनकी ख़रीदारी शुरू कर दो। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, वापस सीधा तुम्हारे पास आऊँगा रकम लेकर। इसके अलावा भी जब ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना बिला झिझक। सरकाश की ताकीद पर उसने फ़ौरन अस्बात में सर हिलाया। हालात अगर इस घर के खुशगवार होते तो मैं किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ता। तुम भी जानती हो कि अगर मैं मंजर पर आ गया तो क्या होगा। रायमा के इस घर से रुखसत होने तक मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता। वो कुछ अफसुर्दगी से बोला। वैसे तो रबिया भाभी ने साफ कह दिया था कि उनको सिर्फ रायमा से गर्ज है, मगर मैं सिर्फ उनकी वजह से नहीं, अपने घर वालों की वजह से रायमा को कैश दूंगा। बाद में वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे ख़रीद सकती है। आप मेरे और बच्चिया के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम कभी आपका ये एहसान नहीं उतार सकेंगे। ये एहसान नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। अब दोबारा इस तरह की बात मत करना। सरकाश ने नाराज़गी से उसे देखा। दुराज, तुम जानती हो कि रायमा के इस मामले में मैं पसे पर्दा ही रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ में तुम मेरी मदद करोगी। सरकाश की इस बात ने उसे उलझा दिया था। अब जबकि रायमा ने भी शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी है तो मैं चाहता हूँ कि अम्मी वगैरह को भी इस बात का इल्म हो जाए और ये तुम्हें अम्मी को बताना होगा। सरकाश बगौर उसके बदलते तासुरात देखता हुआ बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, मगर तुम्हें ये करना होगा। सरकाश का लहजा इल्तजाई था। मुझे उनसे जाकर क्या बात करनी होगी आप बता दें। सिर्फ ये कि रबिया भाभी तुम्हारी दोस्त के रिलेटिव्स में से हैं और ये कि वो शादी की डेट जल्द अज जल्द तय करना चाहती हैं। अगर आपको ये गलत फहमी है कि वो मेरी इतनी बात भी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगी तो ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी। वो सर्द लहजे में बोली। मुझे यकीन है कि तुम बात को संभाल लोगी। अमान की और मेरी दोस्ती शुरू से बाहर तक ही महदूद रही है। वो और उसकी बीवी कभी मेरे घर में किसी से नहीं मिले, इसलिए मुझे यकीन है कि अम्मी को शक नहीं हो सकता कि मैं इस मामले में पूरी तरह शामिल हूँ। सरकाश बात ख़त्म करके गेट की सिमत बढ़ गया, जबकि वो सपाट नज़रों से उसे देखती रही थी। सीढ़ियों के पहले स्टेप पर कदम रखने से पहले उसने दूर खड़ी रायमा को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। नफ़ी में सर हिलाती वो अब भी दुराज को ऊपर जाने से रोकना चाहती थी, मगर वो रुकी नहीं। बाहर चंद लम्हों के लिए वो रुकी। अंदर सभी मौजूद थे। आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर का माहौल काफ़ी खुशगवार है। गहरी सांस लेकर वो अंदर दाखिल हुई थी। सबसे पहले शीज़ा की नज़र उस पर पड़ी। उसके बाद एक एक करके सिवाय सरकाश के सबके ही चेहरे तन गए थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, शिराज जारहाना तेवरों के साथ उसकी तरफ आया। किसकी इजाज़त से ऊपर आई हो? मैंने कहा था अगर यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर निकालूंगा। शिराज के लहजे में उसके लिए नफ़रत और हकारत थी। मुझे ताई अम्मी से बात करनी है। उसकी जानिब देखे बगैर वो बोली। जूता पड़ेगा मुँह पर अगर मेरी माँ से कलाम किया। उनकी बेइज्जती करके सुकून नहीं मिला। शिराज, वो बात करने आई है, उसे बात करने दो, सरकाश ने सख्त लहजे में कहा। ये बात करने के लायक नहीं। मेरे सामने इसने अम्मी पर आंखें निकाली, उनको बुरा भला कहा, मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। ये आप नहीं जानते कि जितनी ज़मीन से बाहर है उतनी ही ज़मीन के अंदर है। शिराज भड़क कर बोला। दुराज, क्यों हमारे घर का माहौल ख़राब कर रही हो? जो भी बात है रायमा को भेजो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। शीज़ा ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारे अंदर ज़रा शर्म नहीं है? इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ आ गई हो। ये शीज़ा थी जो तनफन करती उसके और शिराज के दरमियान आ गई। भाई, आप इसके मुंह मत लगे, वरना इनको तो शौक़ है यतीम और मजलूम बनकर तमाशे करने का। शीज़ा, होश में रहकर बात करो। सरकाश दरमियान में बहन को रोकता माँ की तरफ मतवज्जा हुआ। अम्मी, आप उसे बुलाकर तो पूछें बात क्या है। सरकाश, तुम्हें यहाँ जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, बेहतर है कि तुम खामोश रहो। मैं क्या लोगों की बातें सुनने के लिए ही रह गई हूँ? इस चटाक भर की लड़की की ज़ुबान कंधे पर पड़ी है। 8 आंसू रुलाए हैं इसने तुम्हारी माँ बहनों को। उम्र गुजर गई इन पर अपने शोहर और औलाद की कमाई खर्च करते करते, मगर फिर भी जलील हो रहे हैं। ये घर तो वबाल बन गया है, कब्र में ले जाएगी ये इस घर को। मेरा बस चले तो आज ही इसका हिस्सा इसके मुंह पर मार कर इस घर से चलता करूं, मगर इसकी माँ का ख्याल आड़े आ जाता है। उस बेचारी की जगह इस एहसान फरामोश को दुनिया से चले जाना था। सरकाश माँ को रोकता ही रह गया, मगर वो जो शुरू हुई तो रुकी नहीं। उनके आखिरी जुमले दुराज का ज़ब्त ख़त्म कर गए थे। किसी के कहने से अगर कोई मरने लगता तो मैं हज़ारों बार कह चुकी हूँ, मेरे माँ बाप ताया की जगह आप सबको इस दुनिया से उठ जाना चाहिए था।
दुराज की आवाज़ हलक में घुट गई थी जब ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे से टकराया था। उसके बाद दूसरा, तीसरा थप्पड़ जरकाश ने रोक लिया, मगर तब तक दुराज बुरी तरह लड़खड़ाती सीढ़ियों से गिरती चली गई थी। रायमा चीखती हुई उसकी तरफ भागी आई थी, जिसे जरकाश ने सीढ़ियों के वस्त में ही पकड़कर रोक लिया था। उसकी पेशानी से बहते खून को देखकर जरकाश का चेहरा तप उठा था। तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी रही है या नहीं? मुश्तिल होकर उसने ऊपर रुके शिराज को देखा। पाबंद शिराज ने दहाड़ते हुए क्या कहा, रायमा ना खुद सुनने रुकी थी, ना दुराज को उसने वहां रुकने दिया। उसका हाथ खींचती वो तेजी से कमरे में ले आई थी। कोई आवाज़ मत निकालना दुराज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। उसका चेहरा अपने शाने में छुपाए रायमा ने सख्ती से उसे गिरफ्त में जकड़ रखा था। खौफ से लरसती वो बाहर से उभरती आवाज़ को सुन रही थी। तुमने दोबारा उसके लिए मुगली ज़ात मुंह से निकाले तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पहली बार जरकाश को इतने गुस्से और बुलंद आवाज़ में बोलते वो सुन रही थी। वो ऐसी 10 गालियाँ दे चुकी है मुझे, वो दोबारा मेरे सामने भी आई तो मैं गला घोंट दूंगा उसका। शिराज की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हुई थी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसने दुराज के सपाट चेहरे को देखा और फिर खामोशी से उसके ज़ख्म को साफ करने लगी थी। कदमों की आहट पर वो दोनों मतवज्जा हुई थी। अंदर आते जरकाश ने रुककर उन दोनों को शर्मिंदा नज़रों से देखा। अंदाज़ा हुआ कि मेरी किसी बात की यहाँ कितनी अहमियत है। उसके सवालिया संजीदा लहजे पर वो दोनों बस खामोश थीं। मेरी इज़्ज़त इसी में है कि मैं किसी को यहाँ कुछ गलत करने से भी ना रोकूं। शायद ये 10 साल घर से दूर रहने की कीमत है जो मैं अदा कर रहा हूँ। उसके तंज़िया तल्ख लहजे पर वो तख्त से उठकर उसके मुकाबिल आई। मगर हमारे दिल में आपकी बहुत इज्जत है, कदर है, क्योंकि आप इसके लायक हैं। उसके मध्यम लहजे पर जरकाश ने एक नज़र उसके अबरू के ऊपर ज़ख्म को देखा और फिर अपने हाथ को, जिसे उसने अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में थाम रखा था। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको मायूस किया, मेरी वजह से सारी बात बिगड़ गई। नहीं, गलती मेरी है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें ऊपर आने की ताकीद की। बहुत अच्छी तरह शर्मिंदा हो चुका हूँ तुम्हारी नज़रों में। आप शर्मिंदा मत हो, ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ, रायमा ने कहा। इसी बात का अफसोस है कि मेरी मौजूदगी से भी हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो गहरी सांस लेकर दुराज की तरफ मतवज्जा हुआ। ज़ख़म ज़्यादा गहरा तो नहीं, दिखाओ ज़रा। संजीदगी से वो उसके ज़ख़म का जायज़ा लेने लगा। सड़क की हमवार सतह पर गाड़ी फिसलती जा रही थी। दरख्तों की कतार देखती वो किसी और जानिब देखने के मूड में नहीं थी। मेरा ख्याल है बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अहम हो। हाजिक ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की, मगर बेसूद। नरम हवा के झोंकों से चेहरे पर बिखरती तराशीदा लटें समेटती वो बिल्कुल बेनियाज थी। तुमने खाने के लिए भी इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे रहमो करम का मुंतज़िर हूँ। कम से कम इतना तो बता सकती हो कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। एक गहरी निगाह हाजिक ने उसके सजे संवरे रूप पर डाली। मेरी पसंद ना पूछे, मैं तो घर ही जाना पसंद करूँगी। उसकी जानिब देखे बगैर वो नागवार लहजे में बोली। और फ़िलहाल मैं तुम्हारी इस पसंद को खातिर में नहीं लाने वाला। वो मुस्कुराया। ठीक है, तुम मुझसे शायद बात भी नहीं करना चाहती, मगर तुम एक बार मेरी तरफ देख तो सकती हो। एक मैं हूँ जो तुम्हें देख देख कर नहीं थक रहा। मेरे लिए ड्राइविंग करना इतना मुश्किल कभी नहीं रहा जिस कदर तुम्हारी मौजूदगी में हो रहा है। उसके बेबस लहजे पर भी वो कतई लाताल्लुक़ रही। रिजाब, तुम्हारे साथ मैं इन लम्हों को और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी लाताल्लुक़ी मुझे फिर हर्ट कर रही है। गलती तुम्हारी नहीं है, बस मैं ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हसास होता जा रहा हूँ। क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी? वो बहुत संजीदा लहजे में बोला। मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि ये इटली नहीं है। यहाँ लिहाज और अदब बहुत मानी रखते हैं। यहाँ निकाह के 2 दिन बाद ही इस तरह तफरीह के लिए सड़कों पर नहीं निकला जाता जिस तरह आप मुझे साथ ले आए हैं। उसकी जानिब देखे बगैर ही वो जताने वाले अंदाज में बोली, जबकि हाजिर कुछ हैरान होता बेसाख्ता मुस्कुराया। कमाल है, 5 साल में यहाँ इतना कुछ बदल चुका है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। वो संजीदा होने की कोशिश करते हुए बोला। वैसे मुझे अब मुकम्मल यकीन हो चुका है कि 5 साल बाद यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी चंद दिन में ही संवर गई है। जी हाँ, आपकी ही संवरी होगी। बाहर देखती वो बेजारी से बड़बड़ाई। मुझे महसूस हो रहा है इन 2 दिनों ने तुम्हें भी काफ़ी चेंज कर दिया है। मैं तो खैर पहले से ज़्यादा तुम्हारे लिए बेकरार होता जा रहा हूँ, मगर इस वक्त तुम ख़राब मूड में बिल्कुल नाराज़ बीवी दिखाई दे रही हो। उसके शौक लहजे पर रिजाब खिफ़्फ़त से सुर्ख हुई, मगर कुछ बोली नहीं। सुनो, तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती, कम से कम आइसक्रीम खाने के लिए तो तैयार हो जाओ, या वो भी नहीं? मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। अजीब लड़की हो तुम। मेरी मालूमात के मुताबिक तो लड़कियों को हर मौसम में आइसक्रीम खाना पसंद होता है। उसके हैरान लहजे पर रिजाब ने पहली बार उसे देखा। कितनी लड़कियों को आइसक्रीम खिलाने का तजर्बा हो चुका है आपको? उसके नाराज़ लहजे पर हाजिक ने धीरे से हंसते हुए उसकी सब्ज़ आंखों में बहुत चाहत से देखा। सच सच बता दूंगा तो और नाराज़ हो जाओगी।
मैं तो हो जाऊंगा तबाह। उसकी मुस्कुराती नज़रों पर वह नखुवत से दोबारा रुख फेर गई। तुम नाराज़गी में दिल पर क़यामत ढा रही हो। जब मोहब्बत से देखोगी तब जाने क्या हाल होगा मेरा। उसके ठंडी सांस भरने पर रिजाब ने कनखियों से उसे देखा, मगर अगले ही पल चोरी पकड़े जाने पर उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा था। कुछ चौंक कर रिजाब ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सुनसान सड़क को स्ट्रीट लाइट ने रोशन कर रखा था, मगर सड़क से हटकर दोनों अतराफ में दूर दूर तक हर सिमत तारीकी और सन्नाटे का राज था। हम यहाँ क्यों रुके हैं? परेशान होकर रिजाब ने उसे देखा, जो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा था। इसलिए कि मैं सुकून से तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और फ़िलहाल इससे ज़्यादा बेहतर जगह कोई और नहीं। गहरी नज़रों से उसके घबराए तासुरात देखता वो बोला, जबकि रिजाब की धड़कनें उसकी महवियत पर बेतहाशा बढ़ने लगी थी। तुम्हें अपने साथ बाहर लाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था। मैं अपने एहसासात, अपने जज्बात तुम्हारे सामने रखना चाहता था। तुम्हें बताना था कि चंद दिनों में ही तुम मेरे दिल के हर हिस्से में विराजमान हो चुकी हो। मैंने सोचा था कि तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा, वो सारी बातें जो मैं सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे दिल की बातें सुनना चाहता था, मगर अब बताओ मैं क्या करूँ जब तुम ही खुश नहीं हो। हमारे दरमियान बंधे इस बंधन से तो वो बात अधूरी छोड़ गया। उसके बुझे तासुरात ने रिजाब के दिल की कैफियत अजब कर दी। ऐसा तो नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। कमज़ोर लहजे में बोलती वो रुक कर सर झुका गई। तुम्हारे गुरेज को महसूस करने के बाद मैं अब किस तरह इस बात पर यकीन कर सकता हूँ कि तुम खुश हो? उसके बेहद संजीदा लहजे ने रिजाब को हरासा कर दिया था। मुझे रासिब भाई से बात करनी होगी। उन्हें इस तरह ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे साथ बांधना नहीं चाहिए था। रिजाब के फ़क होते तासुरात के बावजूद उसी संजीदगी से बोलता उस वक्त दंग हुआ, जबकि एकदम ही रिजाब की आंखों से मोटे मोटे कतरे बरसने लगे थे। आप आगा जान से मेरी शिकायत मत करें। मैं आपके साथ खाना भी खाऊंगी और आइसक्रीम भी, मगर आप आगा जान से ये सब मत कहिएगा। रिजाब, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम रो मत, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसके बहते आंसुओं ने हाजिक को परेशान कर दिया था। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं वाकई रासिब भाई से कुछ नहीं कहूँगा, मेरा यकीन करो। नरम लहजे में तसल्ली देते हुए हाजिक ने उसके हिनाई हाथ को थामा। रिजाब वाकई रोना भूल गई थी। कितनी मोहब्बत से वो उसके हाथों को चूम रहा था। वो लर्ज़ ही तो गई। तुम्हें मनाना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ होकर अपनी तवानाई ज़ाया मत करना। मुस्कुराती नज़रों से उसके चेहरे पर बिखरी हया की सुर्खी और भीगी पलकों को देखते वो बोला, अब जब तक तुम नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखोगी मैं यकीन नहीं करूँगा कि तुम खुश हो। उसके कतई लहजे पर रिजाब ने एक नज़र उसके हाथों की मजबूत गिरफ्त में लड़ते अपने हाथों को देखा। फ़रार का कोई रास्ता नहीं था। अपने आप में मज़ीद सिमटते हुए वो बमुश्किल ही नज़र उठाकर वारफ्ता और मोहब्बत से लबरेज़ आँखों में देख सकी थी। बस यही एक पल था जिसमें सब कुछ बदलने लगा था। जिस धड़ल्ले से वो उसकी ज़िंदगी में वारिद हुआ था, उसी तरह अब एक लम्हे में उसके दिल में भी दाखिल हो गया था। दिल को ये यकीन होने लगा था कि करीब मौजूद ये शख्स उसके लिए सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा और अच्छा है। दिल उसकी ही रफ़ाकत का तो तलबगार है। गुल रंग होते चेहरे के साथ उसकी भारी पलकें झुक गई थी। गहरी नज़रों की तपश से उसका चेहरा पिघलता जा रहा था। पता नहीं मैं अब तक कैसे इस जज्बे से अनजान रहा जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में है। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए वो मध्यम लहजे में बोला, जानती हो तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, या फिर मेरी नज़रों में अब तुम्हारे अलावा कोई चेहरा नहीं जचता। ख्वाबनाक लहजे में खत सरगोशी करता वो उसके सबीह चेहरे को छूने से रुक नहीं सका, जो मज़ीद सिमटने लगी थी। रिजाब, अब मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे बगैर सांस लेना। मैं तुमसे दूर वापस नहीं जाना चाहता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो इल्तिजाई लहजे में पूछ रहा था। मैं आपके साथ कैसे? तेज़ी से धड़कते दिल और गालिब आती हया ने रिजाब को बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैं सबसे बात करूँगा, रासिब भाई को भी राज़ी करूँगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मैं तुमसे अभी वादा करता हूँ कि तुम्हारी स्टडीज़ का मैं तुमसे ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तुम्हारे इस मकसद के रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊँगा। बस तुम पहले मेरा एतबार करो। अभी मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बताओ, दोगी तुम मेरा साथ? उसके बेताब लहजे और पुरउम्मीद नज़रों ने रिजाब को कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहने दिया था। वो असबात में सर हिलाती उसकी आंखों के दीप रोशन कर गई थी। वो और कर भी क्या सकती थी? चंद लम्हों में ही ये शख्स पूरे का पूरा उसके दिल में उतरकर बेबस कर चुका था। रिजाब की हाँ ने उसके चेहरे पर रोशनियाँ बखेर दी थी। मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे जो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए काफ़ी हों। तुम नहीं जानती तुम्हारा साथ मुझे कितना मजबूत कर गया है। मैं अब सबको राज़ी करने की हिम्मत कर सकता हूँ। तुम ये भी अभी नहीं जानती तुम्हारी मोहब्बत ने, तुम्हारी कुर्बत ने मुझे किस तरह अपने हिसार में जकड़ा हुआ है। मेरा दिल तो तुम्हारा ग़ुलाम बन चुका है।
चश्मों से भरपूर लो देती निगाहों से उसके महबूब चेहरे को अपने दिल में उतार रहा था। तभी फिजा में उभरते तेज बेहंगम शोर ने उन दोनों को बुरी तरह चौंकाया। वो 4 बाइक्स थीं जिनमें से 2 उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने रुकती रास्ता ब्लॉक कर गई थी और अपने खतरनाक इरादों से आगाह भी। रिजाब का दिल हलक में आने लगा था। बड़ा सा भारी थैला संभाले वो थकन से बेहाल चली जा रही थी। हफ्ते में 1 दिन लगने वाला ये सस्ती अशियाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल बाजार उसके घर से बहुत फासले पर था। इतनी दूर पैदल आना और फिर बाजार के हजूम शोर धक्के काफ़ी थका देने वाला सब्र आजमा मरहला होता था। ये भी गनीमत था कि मौसम सर्द था। दोपहर के इस वक्त भी फिजा में खुनकी थी। आसमान अब्र आलूद था। चलते चलते उसके पैर शल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसे चलना तो था ही। कभी कभी उसका दिल चाहता कि दिल खोलकर हंसे, इतना कि उसकी खिलखिलाहटें आसमान को छूने लगें और महरूमियाँ जलकर कोयला बन जाए, गुर्बत अपना सा मुँह लेकर रह जाए। चेहरे की मुस्कुराहटों के पीछे छुपी यासियत भला कौन देख सकता है? सिसक सिसक कर धड़कते दिल की आहो फगा कहकहों के शोर में कौन सुन सकता है? भरम कायम रह जाए इतना बहुत है। दुनिया के पास वक्त नहीं गुर्बत के तारीख गार में झांक कर ये देखने का कि उसमें कितनी ख्वाहिशें बिलबिला रही हैं। वो जानती थी कि अपने हिस्से के कांटे उसे खुद ही चुन चुन कर अपने रास्ते से हटाने हैं। सोचों में गुम चलते चलते एकदम उभरते शोर ने उसे चौंका दिया था। अगले ही पल वो जहाँ थी वहीं साकत रह गई और दंग नज़रों से उस बाइक को देख रही थी जो उसके गिर्द चक्कर काट रही थी। स्याह हेलमेट में चेहरा छुपाए उस शख्स ने वाकई उसे हरासा कर दिया था। घबराकर उसने अपने गिर्द घूमती बाइक से बचकर निकलने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रही। उसका गुस्सा यकदम घबराहट पर हावी हो गया था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था एतमाद बहाल होने में। बहुत इत्मीनान और खामोशी से खड़ी वो बाइक के रुकने के इंतज़ार में थी, ताकि अपनी चप्पल से ऐसा ताक कर निशाना ले कि वार खाली ना जाए, और फिर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। बाइक कुछ फासले पर ही रुक गई थी। भड़क कर वो पैर से चप्पल निकालती यकदम ठिठक कर रुकी थी कि हेलमेट बर वक्त उतारता वो बाइक सवार मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जा उसके इरादे को भांपता मुस्कुरा भी रहा था। आग तक नज़रों से वो बस उसे देखती रह गई थी जो बाइक छोड़कर उसके मुकाबिल आ रुका था। क्या अब भी मुझे नहीं पहचाना? अर्श ने मुस्कुराती नज़रों से उसकी हैरत से फैली आंखों में देखा था। वो वाकई फौरी तौर पर उसे नहीं पहचान सकी थी। स्याह हाई नेक पर स्याह ही लेदर की जैकेट ज़ेबतन किए वो उसकी हैरत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ज़ाहिर है पहली बार तुम्हें मुकम्मल मुहज़्ज़िब लिबास में जो देख रही हूँ। उसके खशमगी लहजे पर अर्श खजालत से मुस्कुराया। वैसे बहुत अरसे बाद किसी लड़की को इस तरह तंग किया है मैंने। इसका मतलब जूते सैंडल खाने का भी काफ़ी तजर्बा है तुम्हें। वो दरमियान में बोल उठी। हरगिज़ नहीं, एक बार भी ये तजर्बा नहीं हुआ। मेरे मासूम चेहरे को देखकर तुम्हारा गुस्सा भी तो हवा में उड़ गया। वो शरारत से बोला। खुश फहमी है तुम्हारी, अजनबी होते तो हरगिज़ ना बचते। अच्छा लगा ये जानकर कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं। अर्श के संजीदा से अंदाज पर वो खामोश रही। अब ये तो बता दो मैं कैसा लग रहा हूँ, और मेरा स्टाइल तंग करने का कैसा लगा तुम्हें? दिन की रोशनी में तुम्हारे लश्कारे कुछ कम हैं। तुम्हारी मिसाल उस जुगनू की सी है जिसकी चमक दमक रात के साथ ही ख़त्म हो जाती है। मगर अफसोस ये जुगनू अपने वजूद की रोशनी में भी भटकते रहने पर मजबूर है। उसके गहरे लहजे ने अर्श के तासुरात को मज़ीद संजीदा कर दिया था। और रह गया तुम्हारा स्टाइल तो वो बिल्कुल बकवास था। चक्कर आने लगे थे मुझे। अब हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। मगर तुम यहाँ कैसे नज़र आ रही हो? पूछते हुए अर्श ने उसके हाथ से थैला लिया। मैं यहाँ बाज़ार तक आई थी, इसमें सब्जियाँ हैं बस। अर्श को थैले का जायज़ा लेते देखकर वो शर्मिंदगी से बोलती फ़ौरन थैला उससे लेना चाहती थी, मगर अर्श ने थैला वापस उसे नहीं दिया। मेरे साथ चलो बाइक पर, जल्दी पहुँच जाओगी, उसने ऑफ़र की। नहीं तुम जाओ, मुझे तो आदत है पैदल यहाँ आने जाने की। क्या मतलब, तुम अपने घर से यहाँ तक पैदल चल कर आई हो? अर्श के हैरान लहजे पर वो मुस्कुराई थी। और अब इतनी दूर अपने घर तक पैदल जाओगी? थकन से मर जाओगी। अर्श का अंदाज़ घुरकने वाला था। मैंने तुम्हारी तरह अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर जन्नत में नहीं गुजारा अर्श। रोज़ कुआं खोदने की आदत पड़ चुकी है। उसकी फीकी सी मुस्कुराहट देखता अर्श कुछ बोल नहीं सका। तुम जानते हो इस थैले में वो सब्ज़ियाँ हैं जो बहुत ख़राब किस्म की सब्ज़ियों में से मैंने चुन चुन कर निकाली हैं। ये सब्ज़ियाँ इतनी बेहतर ज़रूर हैं कि मुझे और मेरी माँ को फाके नहीं करने पड़ेंगे। बस यही एक खुशी मेरी थकन पर हावी है। पूरे 1 हफ़्ते तक चलने वाली इन सब्ज़ियों का बोझ उठाकर मैं मीलों तक चल सकती हूँ। उसके मजबूत लहजे पर अर्श चंद लम्हों तक उसके चेहरे पर बिखरी अजीब सी चमक को देखता रहा और फिर पलटकर अपनी बाइक की जानिब चला गया था। सब्जियों का थैला एहतियात से बाइक पर रखकर वो बाइक को खींचता हुआ उसकी तरफ आया। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ पैदल मार्च करता हूँ, अब इसके लिए इनकार मत करना। अर्श के कतई लहजे पर वो खामोश रही। तुम्हारी माँ अब कैसी हैं? उसके हम कदम चलती वो पूछ रही थी।
पहले से कुछ बेहतर हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से उनसे मिलकर आ रहा था। जानती हो, आज मामा से मैंने तुम्हारा जिक्र किया था। मेरा क्या जिक्र किया तुमने? वो हैरान हुई। यही कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, और क्या कह सकता था। एक निगाह अर्श ने उस पर डालकर बोला, मामा तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम चलोगी उनसे मिलने? पता नहीं मुझे उनसे मिलना चाहिए या नहीं। उसके हिचकिचाए लहजे पर अर्श चुप सा हो गया। वो हॉस्पिटल में कब से हैं? अर्श की खामोशी पर उसने पूछा। इस बार हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा वक्त लग गया। तबीयत ज़रा संभलती है कि फिर वो आज़ादा होता बात मुकम्मल नहीं कर सका था। परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। वो तरहम आमेज़ नज़रों से उसे देखती तसल्ली देने लगी। तो मेरा पैगाम अपनी मामा को ज़रूर देना कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, फिर मैं उनसे मिलने आऊँगी। उसके कहने पर अर्श ने इस बात में सर हिलाते हुए बस एक नज़र उसे देखा। एक बात पूछूं तुमसे? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अर्श को मुखातिब किया। तुम्हारी मामा ने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि उनके इलाज के लिए तुम रकम कहाँ से ला रहे हो? माँ बहुत मासूम होती है, औलाद के मामले में, ख़ास तौर पर बेटे के। वो अज़रदा सी मुस्कुराहट के साथ बोला। अगर उनको तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ मालूम हो गया तो? बगौर उसे देखते हुए पूछा। तो वो उसी वक्त मर जाएंगी और मैं खुदकुशी कर लूँगा। अर्श के सर्द सपाट लहजे पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी।